ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो क्या एनर्जी का फॉर्मूला आया था? एक फॉर्मूला हमारे पास आया था क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, एक फॉर्मूला मेरे पास आया था cv स्क्वायर बाय 2, और एक फॉर्मूला मेरे पास आया था qv बाय 2। अब इन तीनों फॉर्मूले का यूज करते करते हमें वर्क डन और एक अलग चीज के उसमें, मतलब कोई भी, बताता हूं मैं एक सेकंड, किन किन के बीच में ग्राफ बनेगा। देखो, अगर हमसे एग्जाम में कहा जाए कि आप ग्राफ बना के दीजिए, किसके किसके बीच, आप ग्राफ बना के दीजिए वर्क डन और पोटेंशियल के बीच, तो वर्क डन और पोटेंशियल के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल्स टू QV बाय 2। ठीक है, और अगर मैं Q को, देखो W इज इक्वल्स टू QV बाय 2 में अगर Q को कांस्टेंट कर दूं, मैं Q को कांस्टेंट कर दूं तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा V के। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरीके से मेरा जाएगा इस फॉर्मूले के, इस फॉर्मूले से। सर अटक रहे हो आप? मतलब आवाज अटक रही है या क्या अटक रहा है? स्लो मोशन। चलो, अब आ रही है क्लियर या अटक रही है अब भी? अभी तो सही है। अटक रही है? नहीं भैया सही है। ठीक है ना, चलो एक ग्राफ तो हमने देख लिया था। दूसरा, अगर हमको ग्राफ बनाने के लिए दिया जाए कि अब आप ग्राफ बनाइए किसके किसके बीच, W और कैपेसिटेंस के बीच। ठीक है, तो देखिए कैसे ग्राफ बनेगा। एक सेकेंड, इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनाएगा W और कैपेसिटेंस के बीच में। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा W इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर भी Q मेरे पास कांस्टेंट था और इधर भी Q मेरे पास कांस्टेंट है। Q कांस्टेंट पे W और C के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। Q कांस्टेंट पे W और पोटेंशियल के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो मेरा ये बनेगा। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि अब आप ग्राफ बनाइए W और V के बीच, ध्यान रखना W और V के बीच, और क्या कांस्टेंट होना चाहिए आपका, C कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए कैसे ग्राफ बनेगा। गई आवाज? हो रही है। पता नहीं आज, अटक रहे हो आप बीच बीच में। चलो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, कुछ प्रॉब्लम लग रही है आज मुझे कनेक्शन पर। ये देखो, ये ग्राफ है हमारा W और V के बीच। ये कैसा ग्राफ बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, और ये किस पे कांस्टेंट बनेगा, C कांस्टेंट पर। और इसके लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया वो यूज किया W इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, C कांस्टेंट आएगा तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V स्क्वायर के। तो ये वाला ग्राफ मेरा आएगा। अब ये तीनों ग्राफ आप लोगों ने कॉपी में बना लिए या समझ में आ गए या नहीं आई है बताइए। चैट बॉक्स में लिख दो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आप लोगों की आवाज भी नहीं आ रही है मेरे तक। बोलेंगे हम कुछ। ये तीनों ग्राफ हो गए आप लोगों के, समझ में आए कि नहीं आए बताओ। सिंपल ग्राफ बनाया है, एक को कांस्टेंट रखना है और बाकी दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन रखना है। पहले वाले में हमने W इज इक्वल्स टू QV बाय 2 वाला फॉर्मूला यूज किया।
3 वाला नहीं आया, ठीक है। तीसरा वाला एक ग्राफ एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं कैसे बनेगा। देखो आपको ग्राफ बनाना है W और V के बीच में, ठीक है। लेकिन पहले वाले में आपको Q कांस्टेंट देना था, अब इस वाले में अगर आपको C कांस्टेंट दिया हो, मतलब कैपेसिटेंस कांस्टेंट दे रखा हो, कैपेसिटेंस आपको कांस्टेंट दे रखा हो, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल्स टू CV स्क्वायर बाय 2। अब देखो C तो कांस्टेंट है, यानी W किसके प्रोपोर्शनल आ गया, W प्रोपोर्शनल आ गया V स्क्वायर के। अगर खाली W V के प्रोपोर्शनल होता तो ये ग्राफ मतलब V के प्रोपोर्शनल आता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता, और अब ये V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो यहाँ जो ग्राफ जाएगा वो थोड़ा सा पैराबोलिक फॉर्म में जाएगा, यानी थोड़ा सा कर्व होते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये किस पे बनेगा, ये C कांस्टेंट पे बनेगा। और यही मान लो अगर Q कांस्टेंट होता तो Q कांस्टेंट पे जो हमने पहला ग्राफ बनाया था वो ये बनेगा किनके बीच में, W और V के बीच में। तो ये तीन फॉर्मूले आपको बहुत ध्यान रखने हैं, CV स्क्वायर बाय 2, Q स्क्वायर बाय 2C और QV बाय 2। आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करना है, ठीक है। ये ग्राफ क्लियर हो गए सबको, तो आगे बढ़ूं। हाँ बढ़ो। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो इसी के साथ। क्वेश्चन है फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जी, लिखो जल्दी, फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जी stored of two such capacitor। ये टेक्स्ट की फॉर्म में सही दिख रहा है लिखा हुआ, Yes, of two such capacitors having same charge and ratio of their capacitance is 1:2। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड ऑफ टू सच कैपेसिटर्स हैविंग सेम चार्ज एंड रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस इज 1:2। यानी आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 बराबर तो Q है, यानी दोनों चार्ज आपको सेम दे रखे हैं, और कैपेसिटेंस 1 और कैपेसिटेंस 2 का जो रेशियो है वो आपको 1/2 दे रखा है। ठीक है, अब आपने निकालना क्या है, फाइंड रेशियो एनर्जी स्टोर्ड ऑफ टू सच कैपेसिटर हैविंग सेम चार्ज एंड रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस इज 1:2। यानी आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली W1/W2। तो अब हमें ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ेगा जिसमें Q भी आता हो और C भी आता हो। तो W का ऐसा फॉर्मूला जिसमें दोनों आते हो वो है Q²/2C। W1 के लिए फॉर्मूला लगेगा Q1² / 2C1, और यहां से W2 के लिए फॉर्मूला लगेगा Q2² / 2C2। ये 2C2 ऊपर चला जाएगा, Q1² / 2C1 इंटू 2C2 / Q2²। 2 से 2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, Q1 और Q2 बराबर है, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा W1/W2 इज इक्वल्स टू C2/C1। ठीक है, अब आपको रेशियो क्या दे रखा है, आपको रेशियो दे रखा है C1/C2 1/2 दे रखा है, और आपको यहाँ पर C2/C1 की फॉर्म आ गई। ठीक है, तो W1/W2 जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2/1। इस तरीके से आप दो एनर्जीज के बीच का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। इस बार क्वेश्चन में कोई दिक्कत? हाँ जी बताइए, क्वेश्चन हो गया सोल्व, दोबारा बताऊं? इज एवरीथिंग ओके? आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो आ रही है सर। तो बता दिया करो। ठीक है, चलो
अब अगली हेडिंग डालो। रुको रुको, बता ये दिया था ना। Q1 Q2 एक कौन सा Q के इक्वल ले लिया? किसके इक्वल, कहाँ पर? अरे सबसे ऊपर Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q। Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q, यानी ये दोनों बराबर है, तभी हमने यहाँ से Q1 और Q2 को कैंसल आउट कर दिया। नहीं भी लेना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इतना भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ये दुष्यंत जी? कब का हो गया? ठीक है, अगली हेडिंग डालो, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। देखो, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी होता है आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी चीज की डेंसिटी आपको डिफाइन करनी है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? वो अमाउंट और उसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। जैसे नॉर्मल डेंसिटी हमारी क्या होती थी? नॉर्मल डेंसिटी, जिसको मास डेंसिटी भी कहते हैं, वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि इतनी वॉल्यूम में कितना मास है। सपोज करो ये डेंसिटी आपकी है एक केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। 1 kg पर मीटर क्यूब का मतलब है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में आपके पास जो मास है वो है 1 kg, ठीक है। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में आपके पास जो मास है वो 1 kg है। इसका मतलब होता है डेंसिटी का। अब आपको एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है। ये है किसकी? ये बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट ऐसा कैपेसिटर के। कोई प्रॉब्लम हुई इसमें? आप इस एक्सप्रेस, हाँ बताओ। 1 मीटर क्यूब में तो 2 kg भी डाल सकते हैं। डाल सकते इसका हैं। मतलब तो मैंने ये हुआ ना, एक मैंने मीटर क्यूब में यहाँ 1 kg अगर कोई सब्सटेंस है वो उसकी डेंसिटी होगी। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया 1 kg पर मीटर क्यूब से। उस एग्जाम्पल के मुताबिक इसका मतलब ये होगा कि 1 मीटर क्यूब में 1 kg मास है। अगर यहाँ डेंसिटी होती 2 kg पर मीटर क्यूब तो उसका मतलब होता कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में आपके पास 2 kg मास है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको लिया कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। पर एक्सप्रेशन में हमको जो फाइंड आउट करना है, मेरे में एक्सप्रेशन अटक गए। में अटक गया। अब आ रही है मेरी आवाज सबको? यस नो कुछ तो बोला करो, कैसे पता चलेगा फिर मुझे? सर आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एनर्जी डेंसिटी आपने निकालनी है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये किसकी है? ब्रैकेट में लिख लो फिर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी है ये। तो एनर्जी यहां पर हम यूज करेंगे हाफ CV स्क्वायर, फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। अपॉन में यहां पर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या रहेगी? वॉल्यूम रहेगी आपकी A/D। ये मान के चलो कि ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका प्लेट एरिया A है, उसकी लेंथ D है। तो इस कैपेसिटर की जितनी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम जितनी वॉल्यूम होगी इस कैपेसिटर की, एक ये यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV² क्यों लिया है? अभी पता चल जाएगा हाफ CV स्क्वायर क्यों लिया। कोई सा भी ले लो, बाद में एक्सप्रेशन हमको उसको चेंज ही करना पड़ता है हाफ CV स्क्वायर के रूप में, ठीक है, क्योंकि हमें सी की वैल्यू सी चाहिए। देखो
यहाँ पर ये इसकी वॉल्यूम बनेगी इस तरीके से, ठीक है। एरिया आपको ए दे रखा है, इनका सेपरेशन डी दे रखा है, तो वॉल्यूम कितनी बनेगी इस कैपेसिटर की, वो बनेगी ए इंटू डी, ठीक है। तो वॉल्यूम को मैंने ए इंटू डी लिख लिया, कैपेसिटर को हाफ, एनर्जी को हाफ सी वी स्क्वायर लिख लिया। अब देखो सी का मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा, हाफ सी का मैंने फॉर्मूला लिखा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और ये वी स्क्वायर वॉल्यूम का ए डी एज इट इज, कैपेसिटेंस का ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यहाँ 2 एज इट इज, और ये वी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही से मैं लिख देता हूं, ये बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर 2 डी ए डी। इस ए से ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा हाफ, फिर से बताओ, फिर से बताओ। क्या ये कैंसिल आउट, जहां से रेड से स्टार्ट लिखा है लिखना, वहां से बताओ। देखो ऊपर हाफ था, हाफ एज इट इज आ गया, ठीक है। कैपेसिटेंस सी की जगह मैंने फॉर्मूला लिखा, अब यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। वी स्क्वायर एज इट इज लिखा, और यहाँ से नीचे जो वॉल्यूम का ए डी था वो मैंने एज इट इज लिखा, तो ये मेरा बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2 डी ए डी, ठीक है। ए से ए कैंसल्ड आउट हो गया, मेरे पास बचा एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर। हाँ जी, हाँ जी सर नीचे वाला नीचे वाला बोलो बोलो, आप मैसेज कर सकते हो, आपकी आवाज नहीं आई मेरे तक। खोल के समझाओ बायो। ये तो मैं समझाऊंगा, वो पूछना क्या चाह रही है वो कैसे पता चलेगा मुझे। देखो भाई दोबारा देखो, नहीं पल्ले पड़ा तो ध्यान से देखो, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है सर, नीचे वाला ए इंटू डी अलग है, तो आपने उसे अलग तो अपने साथ ही अलग नहीं है, अलग नहीं है। देखो जी दोबारा देखो फॉर्मूला, वो अलग नहीं है इकरा जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला लिखा हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम के लिए मैंने लिखा ए इंटू डी, ठीक है। अब इस हाफ को मैं इस तरीके से लिख देता हूं, कैपेसिटेंस जो आएगा वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, अब आई है जब वी से तो। स्क्वायर, और ये ए डी एज इट इज, ठीक है। ये ए डी एज इट इज लिखा, सी की जगह ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी लिखा, वी स्क्वायर एज इट इज लिखा। इस ए से ये ए कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास जो बचेगा वो बचेगा एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2 डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो, ये बचा आपके पास हाफ एप्सिलॉन नॉट वी बाय डी का स्क्वायर, ठीक है। वी बाय डी जो है एक्सप्रेशन, वो बनेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। ई का जो हमने फॉर्मूला देखा था, ई बराबर होता है माइनस का डीवी बाई डी आर। अगर डिस्टेंस डी है और पोटेंशियल वी है, तो ये वी इज अपॉन डी, इस तरीके से ये ई का फॉर्मूला मेरे पास बनता है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास एनर्जी डेंसिटी का। ये एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत आप लोगों को तो बताएं जल्दी। नो सर आ गया। डन। अब एक बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, capacitance of a capacitor is
ये पहले वाला फॉर्मूला यही तक है बस 1/2 एप्सिलॉन हाँ नॉट v स्क्वायर बाय d स्क्वायर। नहीं नहीं, इसके बाद एक स्टेप लिखा तो है, कहाँ करता है, गड़बड़ करता है हमेशा। कहा तो तारू जाओ, उतने में गायब भी कर दिया। एप्सिलॉन जब मैं पूछता हूँ सबने लिख लिया तो बोलना नहीं तूने। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये है फाइनल फॉर्मूला। और ये ई कहाँ से आया, v बाई डी का जो स्क्वायर किया उसकी जगह ई स्क्वायर आया। ठीक है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है। v बाई डी स्क्वायर कैसे कर दिया ई स्क्वायर के बराबर। वो भी बताया था मैंने, देखो दोबारा, ये फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं ना कि E इज इक्वल्स टू माइनस का dv बाई डी आर। डी आर क्या है, डिस्टेंस, dv क्या है, पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल v है और डिस्टेंस d है तो ये किसका इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये इक्विवेलेंट आ जाएगा E के। तो E इज इक्वल्स टू v बाई डी। ये एनर्जी डेंसिटी किससे करता है डिनोट। एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर की है। तो कैपेसिटर के अंदर हमने जो एनर्जी स्टोर्ड होती है पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसका जो एक्सप्रेशन है वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका कोई साइन वाइन नहीं है। नहीं, इसका साइन नहीं है, कुछ सिंबल नहीं है, सिर्फ आप एनर्जी डेंसिटी लिख दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन उतारो जल्दी। क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 5 माइक्रोफेराडे है। यूएफ क्या है, ये माइक्रोफेराडे है। ठीक है, एंड पोटेंशियल 10 वोल्ट दे रखा है आपको। कैपेसिटेंस इज डबल्ड, फाइंड, पहला पार्ट जो आपको फाइंड करने के लिए दिया है, पोटेंशियल ऑफ अनदर कैपेसिटेंस, दूसरा पार्ट दिया है चेंज इन चार्ज ऑफ द सिस्टम। ये क्वेश्चन उतारना है साथ साथ। ठीक है, तीसरा पार्ट आपको दिया चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चौथा मेंशन लॉस और गेन इन एनर्जी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, देखो आपको दिया क्या हुआ है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 5 माइक्रोफैरेड। आपको एक कैपेसिटेंस दे रखा है। ठीक है, मान लो कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 5 माइक्रोफैराडे। ठीक है, एंड पोटेंशियल, और उसका पोटेंशियल आपको दे रखा है 10 वोल्ट। कैपेसिटेंस इज डबल्ड। अब आपने क्या किया, ये कैपेसिटेंस C1 जो है इसको डबल कर दिया और ये बन गया आपका 10 माइक्रोफैराडे। अब आपको निकालना है पोटेंशियल ऑफ अनदर कैपेसिटेंस। अब कितना पोटेंशियल आपके पास बनेगा, ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो पहले पार्ट का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। देखो चार्ज हमेशा सेम रहता है, आप कैपेसिटेंस को बढ़ाओ या घटाओ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहले पार्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा C1V1 इज इक्वल्स टू C2V2। ठीक है, C1V1 इज इक्वल्स टू C2V2। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको V2 फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। तो V2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा C1V1 अपॉन C2। ठीक है, अब C1 कितना है, C1 आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻⁶। V1 आपके पास 10 वोल्ट है। C2 आपके पास 10 इंटू 10⁻⁻⁶। आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5
वोल्ट। ठीक है, सिंपली 5 वोल्ट आ जाएगा, इससे ये वाली टर्म कैंसल्ड आउट हो जाएगी, इससे ये वाली टर्म कैंसल्ड आउट हो जाएगी, तो ओनली 5 वोल्ट यू हैव। यानी कितना आंसर आया पहले का? पहले का आंसर आ गया आपके पास 5 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल। अब उसने कहा कि चेंज इन चार्ज ऑफ द सिस्टम, भाई सिस्टम के चार्ज में कितना जाएगा? तो अब आपको इसमें लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज कांस्टेंट। लेकिन ये बात ध्यान रखना, सर नीचे वाले क्या क्यों टाइम पास कर रहा है आर्यन डॉट डाल के? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज कांस्टेंट, यानी आपका डेल्टा क्यू कितना होगा? चेंज इन चार्ज वो होगा 0। देखो ये चेंज इन चार्ज का जो सिस्टम है, जब टोटल चार्ज की अगर हम बात करें यानी सिस्टम पर चार्ज की बात करें, तो वो चार्ज हमारा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। इंडिविजुअली चार्ज चेंज हो सकता है, एक कैपेसिटर पे चार्ज चेंज हो सकता है, लेकिन अगर मान लो 2-3 कैपेसिटर का सिस्टम हो, या वो एक कैपेसिटर का भी सिस्टम ही हो, तो पूरे सिस्टम पे जो चार्ज रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू आपका 0 आएगा। यानी दूसरा क्वेश्चन इसने जो कहा है कि चेंज इन चार्ज ऑफ द सिस्टम, तो चेंज इन चार्ज तो 0 है। अब उसने कहा चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब आप सिस्टम की एनर्जी में चेंज बताइए कि कितना होगा। देखिए एनर्जी का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा? Q²/2C। अरे ये इधर आते ही अब चेंज इन एनर्जी वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। देखो देखो E1 की अगर मैं बात करूं तो E1 कितना था मेरे पास? E1 था हाफ C1V1²। यहाँ पर Q²2C क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमको Q नहीं पता, हमको यहाँ पर C1 की वैल्यू पता है, V1 की वैल्यू पता है, दैट्स व्हाई आई यूज्ड C1V1² वाला फॉर्मूला। ठीक है, E2 देखे हाफ C2V2²। अब ये देखो C2 क्या है? C1 का 2 गुना है, और V2 क्या है? उसका हाफ है। भाई ये चीज आप समझ पा रहे हैं? C2 इज इक्वल्स टू 2C1, 2C1 को डबल करके तो ये आया था, और V2 क्या है? V2 इज द हाफ ऑफ V1। V2 जो आपका आया था ये 5 वोल्ट आया, तो 5 वोल्ट 10 वोल्ट का हाफ है, तो V2 इज हाफ ऑफ V1। तो मैं अभी इन दोनों को C1 और V1 की टर्म में लिखता हूं, तो ये हो जाएगा हाफ 2C1 V1/2 का स्क्वायर। बार बार रिकनेक्ट हो रहा है मेरा, बाकी सबका भी ऐसा ही हो रहा है रिकनेक्ट बार बार। मेरा तो नहीं हो रहा। इकरा जी, मुस्कान जी, प्रियांश जी। नहीं सर नहीं। नहीं भैया। आर्यन जी अब तो आपके वहीं से प्रॉब्लम है, उसका तो सोल्यूशन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसल्ड आउट हो गया, यहां बचा C1 V1² और अपॉन 4। तो E2 कितना आया आपके पास? E2 आया आपके पास C1 V1² अपॉन 4। E1 का एक्सप्रेशन आया आपके पास हाफ C1 V1²। ठीक है, अब देखिए इसको आगे कैसे हम करते हैं। आपको निकालना चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी मतलब पहले कितनी एनर्जी थी और फाइनल कितनी एनर्जी है, आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका चेंज इन एनर्जी होगा। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। रुक जा ला रहा हूं, लिख जल्दी। हो गया? हो गया।
देखो क्वेश्चन समझने में ना थोड़ा डिफिकल्टी रहेगी आप लोगों को, पर लिखते रहना जहाँ कौन सा थोड़ा क्वेश्चन समझने में? इस टाइप के तेरे को तो ये तो सब आ आता गया। है। हाँ तो होशियार बच्चा है, ठीक है। किसने कहा? मैं कह रहा हूँ फिर कह रहा किसने कहा? अब क्या स्टैम्प पेपर पे लाके दूं तुझे है? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुम्हें किसने बताया? मैं अपनी मर्जी से कुछ कहना चाहूंगा तो वो भी किसी से पूछ के कहना चाहूंगा है। देखो भाई, सर चेंज इन बच्चे गायब एनर्जी। हो गए, क्या हुआ? बच्चे चले गए क्लास से। पार्टिसिपेंट 4 दो हो ही रहे तो हैं, गए हैं। प्रियांश शुक्ला दुष्यंत। आर्यन चला गया, मुस्कान चली गई। मुस्कान क्यों गई? आर्यन तो पक्का बहाने कर रहा है कसम से। मुस्कान क्यों गायब हो गई? एक सेकंड का आप सर लोग मुझे समय, नेटवर्क होगा। एक सेकंड का समय दीजिए। कहाँ चले गए भैया? चलो। हेलो। हम्म। हेलो। कहाँ चले जाते हो? अरे वो मुस्कान का पता करने गया था मैं। चलो, E1 माइनस E2। E1 क्या आया? E1 हमने देखा C1V1 स्क्वायर बाय 2। ये आपका आया C1V1 स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये आपका डेल्टा E था। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास? दुष्यंत जी क्या आएगा? सर पहले तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट देख के ही बता दो क्या आएगा। देख के C1V1 का स्क्वायर अपॉन में 4 आएगा। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव ही ठीक है। पॉजिटिव आने से मतलब क्या है? अगर मैं इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और ये रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, यानी सिस्टम में पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में सिस्टम में एनर्जी कम हो गई। तो अब ये एनर्जी लॉस माना जाएगा या एनर्जी गेन माना जाएगा? ये बताओ। एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस माना जाएगा। फिर से बताओ क्या कह रहे मैंने E1 में से E2 को सब्ट्रैक्ट करा और मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आई। पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब यह है कि जैसे 3 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा और एक, तभी तो पॉजिटिव एक टर्म आएगी। तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि ये पहली वाली वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरी वाली वैल्यू से। तो जिस से मुझे ये पता चलता है कि E1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ E2। इसका मतलब ये है कि देयर इज लॉस इन एनर्जी। ये हैं? बात ऐसे तो आपको -5 + 6 कर लो तब भी प्लस का 1 ही आएगा। -5 + 6 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओवरऑल तब गेन माना जाएगा। हमको सिर्फ ये यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर ये फिर या तो ये E1 होगा और E1 आपने माइनस के साथ लिया है, तो कुल मिला के ये क्या आएगा? ये E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने E1 माइनस E2 लिया है, तो वो हमको देखना पड़ेगा कि हम E1 माइनस E2 ले रहे हैं या E2 माइनस E1 दे रहे हैं। सर ये जो डेल्टा E आया है इसमें हमें वैल्यू पुट करके देखनी है। हाँ, आप वैल्यू पुट करके डाल सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या क्या है, चेंज इन एनर्जी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इसके बाद आप इसमें वैल्यू डाल देना। और जो ये लास्ट पार्ट है, ये जो इसमें ये कहा है कि लॉस है और गेन है, तो क्योंकि पहले एनर्जी ज्यादा थी फिर एनर्जी कम हुई है, तो यहाँ पर जो एनर्जी मानी जाएगी वो आपका लॉस माना जाएगा। ये इस क्वेश्चन का पूरे का सार है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसको आप लोग कर लेना फिर आगे सोल्व। इरेज कर दूं दुष्यंत जी?
ये तीसरा पार्ट कौन सा निकाला था हमने, ये जिसमें E2 निकाला हमने? चेंज इन तीसरा क्या है, चेंज इन एनर्जी ना, तो E1 की वैल्यू फाइंड आउट करी, E2 की वैल्यू फाइंड आउट करी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये है चेंज इन एनर्जी डेल्टा, अच्छा, ये ये अभी अभी तक ये तीसरा पार्ट ही चल रहा था? तीसरा चल रहा था। और चौथे में आपको ये बताना था कि गेन है कि लॉस है, तो यहाँ पर लॉस है क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लिख लिया दुष्यंत जी? चलो इसके बाद हमको ना एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करना है और इसमें 1 मिनट बचा है इस मीटिंग में, तो मैं नेक्स्ट लिंक आपको भेजता हूँ इसके बाद। ठीक है, ये वाली मीटिंग आप लोग लीव कर जी। सकते हैं।